नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादातर प्रश्न शिक्षण से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सीटेट एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर दोस्तों केंद्रित होना चाहिए इतिहास शिक्षण, उसे आपको बताना है। ऑप्शन है, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, क्या इस पर केंद्रित होना चाहिए, या उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तीसरा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। चौथा ऑप्शन है, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। देखिए दोस्तों, आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आपका जवाब होगा, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करने पर केंद्रित होना चाहिए जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, इस पर जो है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने ABCD करके 4 हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, क्या जो है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का यह उद्देश्य है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल यह उद्देश्य होना चाहिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, यह जो है उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, क्या यह उद्देश्य आपका होना चाहिए? बिल्कुल यह भी उद्देश्य आपका होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है, सनसनीखेज खबर, तो सनसनीखेज खबर आपको मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि नहीं पैदा करना है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है यहाँ पे। चौथा है, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, क्या यह सही है? तो यह भी सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे दोस्तों आपका ABD तीनों सही है, C ऑप्शन केवल गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। आपका ABD ही आपका सही है, C आपका गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे यह बताना है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने पर आपका उद्देश्य होना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल इस पर आपका उद्देश्य होना चाहिए। B ऑप्शन है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल यह उद्देश्य होना चाहिए। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना उद्देश्य होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, यह उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका गलत है। तो यहाँ पे केवल आपका ABC ही सही है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, आपको यहाँ पे बताना है, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना। तो बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में जरूर शामिल करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक है। तो केवल उन्हीं उदाहरणों को नहीं लेना है दोस्तों कि जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे गलत है। सी है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कक्षा में प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों A और C आपका यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें? चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, A और C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से दोस्तों सभी प्रश्न आप लोग देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए आपको यह बताना है। यहाँ पे
तो ध्यान से देखिए, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, लेखन की क्षमता को जांचने पर आपको बल नहीं देना है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, तो सूचना को याद रखने का मापन करना, इस पर भी जो है आपको बल नहीं देना है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में आकलन को किस पर बल देना चाहिए? अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चौथा था कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है, आपको यह बताना है। जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या भारत का संविधान, या अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, या C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपका सही जवाब क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पे राइट आंसर है 4 नंबर, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं? जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों या फिर स्रोतों जैसे सरकारी या फिर अर्ध सरकारी या अंतरराष्ट्रीय निजी प्रकाशन समाचार पत्र द्वारा जो है एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, तो चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ऑप्शन है रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सत्यनार कृत मन में मेकलई, चौथा है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। यहाँ पे आपका सही क्या है, आपको यहाँ बताना है दोस्तों। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो औपनिवेशिक भारत की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, यह जो है सबसे सही आंसर है। देखिए दोस्तों, रास सुंदरी देवी जो है, ये जो है इनका जन्म जो है लगभग 200 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? लगभग 200 साल पहले हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये 60 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम क्या है? आमार जीवान। और ये जो आत्मकथा दोस्तों, इनकी जो पुस्तक है आमार जीवान, ये जो है किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यहाँ पे ये जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, आपको यह बताना है। देखिए, संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो संसाधन और संरक्षण के परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए दोस्तों। विकास और विस्थापन के परिप्रेक्ष्य का विकास बिल्कुल करना चाहिए। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये भूगोल शिक्षण के लिए परिप्रेक्ष्य का विकास महत्व नहीं रखता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। मानव विकास, इसके परिप्रेक्ष्य का भी विकास करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए, बी और डी ऑप्शन ही सही है। क्या सही है? ए, बी और डी सही है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका गलत है। तो ए, बी, डी किस में सही है देखते हैं। विकल्प आपका जो है यहाँ पे तीसरा सही है, ए, बी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, क्या इस पर प्रेरित करती है? तो आप कहेंगे इस पर बिल्कुल नहीं प्रेरित करती है, ठीक है। दूसरा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, यह भी बिल्कुल गलत है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना या चर्चाओं को न्यूनतम रखना भी दोस्तों गलत है। चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से।
अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, आपको यह बताना है। तो ध्यान से प्रश्न देखिए आप लोग। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। तो बिल्कुल प्रेरित करता है दोस्तों। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में यह कथन आपका बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। क्या यह सही है दोस्तों? तो आप कहेंगे यह भी बिल्कुल सही है। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो ये जो है पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ जो है विस्तृत करता है। क्या यह सही है? तो आप कहेंगे यह बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या सही है? यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए और बी ही सही है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। तो बिल्कुल दिया गया है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी चित्रित नहीं किया गया है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो बिल्कुल ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ए और सी सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए और सी सही है, बी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, आपको यह बताना है। परिस्थितियों से अनुमान, कारण या प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना। दोस्तों शिक्षक जो है किस कौशल पर जोर दे रहा है, आपको यह बताना है। दोस्तों देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो यह जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछना परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर देता है। ठीक है, परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर देता है, इसलिए आपका यहाँ पे दोस्तों पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए, बाजार विषय का परिचय देने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, क्योंकि दुकानदार जब कक्षा में आएगा तो वह अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करेगा और बच्चे उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे, आपको यह बताना है। दोस्तों यह कविता महाराष्ट्र की कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, या मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, यह भी गलत है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, यह भी गलत है दोस्तों। मानवीय शुद्धता जो होती है ये हमारे विचार और हमारे विश्वास से निर्धारित होती है। यहाँ पे आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से आप लोग सभी प्रश्नों को देखते चलिए। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। क्या सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर इस पर केंद्रित करती है कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना? तो आप कहेंगे बिल्कुल इस पर केंद्रित करती है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना इस पर केंद्रित करती है, तो बिल्कुल इस पर केंद्रित करती है दोस्तों। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना इस पर भी जो है केंद्रित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा,
ए बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है, आपको यह बताना है। तो आप ग्लोब के माध्यम से क्या दर्शा सकते हैं? क्या आप परिक्रमण को दर्शा सकते हैं? तो बिल्कुल आप परिक्रमण काल को दर्शा सकते हैं। दिन रात को दर्शा सकते हैं, तो ग्लोब के माध्यम से दोस्तों आप दिन रात को भी दर्शा सकते हैं। मौसमी परिवर्तन को भी आप दर्शा सकते हैं, लेकिन ग्लोब के माध्यम से वर्षा के वितरण को आप दर्शा नहीं सकते। यहाँ पे आपका ए बी सी ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए बी सी आपका यहाँ पे सही है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, आपको यह बताना है। क्या खनिज संसाधन के साथ अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल इसके साथ अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है, उद्योग के साथ भी आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, और ऊर्जा संसाधन के साथ आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फैक्ट्री मालिक और लोहा बनाने वाले के बीच चर्चा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर, तो यह भी जो है इससे भी आप अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं भूगोल पाठ्यपुस्तक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों ए बी डी तीनों ऑप्शन सही है, सी को छोड़कर सी ऑप्शन आपका गलत है। तो ए बी डी आपका इसमें किसमें है? देखिए पहले ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी प्रश्न देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आपको यह बताना है। तो ध्यान से देखिए, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, क्या इससे जो है यह विधि जो है सर्वोत्तम है? तो आप कहेंगे यह सर्वोत्तम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि बतानी है। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, यह भी सही नहीं है। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपका सही क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, क्योंकि दोस्तों इससे बच्चे जो है एक ही स्थान से वनों के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना है, आपको यह बताना है। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर, या हालिया भूकंपी घटना पर चर्चा करना, इस पर बल देना चाहिए, या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन, या भूकंप के प्रकार। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में अगर विकसित करना है तो क्या करना चाहिए? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, आपको यह बताना है। ऑप्शन है मछली पकड़ने का अधिकार, या उद्यान कृषि का अधिकार, या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, या खेती करने का अधिकार। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच से निकली तवा नदी पर बना बांध है। ठीक है, कहाँ पर बना है? तवा नदी पर बना बांध है ये तवा बांध। तो यहाँ पे आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, आपको यह बताना है। यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, यह बताना है। तो यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह जो है सबसे उचित प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों।
भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपको यही बताना था इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? आपको यह बताना है 6, 4, 3, 5। देखिए दोस्तों, भारत में ग्राम पंचायत जो है ये जो है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या सही है आपका? चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? आपको यह बताना है। पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर। तो आपका जवाब होगा दोस्तों इसमें स्टेशन हाउस अफसर कहा जाता है पुलिस थाने के प्रभारी को। ठीक है, स्टेशन हाउस अफसर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसएचओ होता है। एसएचओ का मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। दोस्तों एसएचओ जो होता है ये जो है एसआई से ऊपर होता है और डीएसपी से नीचे रैंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। तो यहाँ पे क्या सही है? देखिए दोस्तों, हिंदू अधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से आपका महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मुहैया करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पहला ही ऑप्शन दोस्तों सही है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? संसद को, न्यायपालिका को, अटॉर्नी जनरल को, या भारत के राष्ट्रपति को? आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम जो अर्थ निर्णायक होता है वह न्यायपालिका होता है। याद रखिएगा, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है, न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आपको यह बताना है। यहाँ पे देखिए, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आदिवासी एवं दलित के लिए 1989 को जो अधिनियम पारित किया गया है, अत्याचार निवारण अधिनियम, ये जो है आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उदारवादी सरकार, या गणतंत्रात्मक सरकार, या संघवाद, या धर्मनिरपेक्ष? तो आपका जवाब क्या होगा इसमें, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे हम संघवाद कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, संघवाद में क्या होता है कि एक प्रांतीय स्तर की सरकार तथा दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक स्थान पर, आप कह सकते हैं एक साथ एक स्थान पर अपने अपने अधिकारों के अनुरूप कार्य करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं, या इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। यहाँ पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? आपको यह बताना है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, क्या यह सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो बिल्कुल यह सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है दोस्तों। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित कराना, यह जो है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। तो यह भी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, इसलिए आपका यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, क्या इस पर केंद्रित करना चाहिए? तो यह तो गलत है दोस्तों। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, क्या इस पर जो है केंद्रित करना चाहिए? तो यह भी गलत है।
कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? बिल्कुल सही है दोस्तों। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इस पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा सामाजिक अध्ययन विषय में। तो आप लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।